दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट। दोस्तों, देश का हर एक नागरिक आज एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर तेलंगाना राज्य में हो क्या रहा है। 30 मार्च 2025 को बहुत सारे बुलडोजर्स एक फॉरेस्ट एरिया है जिसका नाम है कांचा गच्चीबोली एरिया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास लोकेटेड है, उसको घेर लेते हैं और उस फॉरेस्ट एरिया को तबाह करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, लेक्चरर सड़क पर आ जाते हैं और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद जब इसकी रिपोर्टिंग होती है वाइड स्प्रेड नेशन वाइड, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये जब खबर पहुंचती है तो 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेता है और स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब करता है कि उन्होंने इस एक्शन को कंडक्ट करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। अब एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि वो एरिया फॉरेस्ट लैंड नहीं है और उन्होंने जो एक्शन लिया वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया कि वहाँ पर IT पार्क क्रिएट होंगे जिससे 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और 5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। वहीं प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि हैदराबाद में ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया इतना कम है, अगर ये भी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो लोग सांस कैसे लेंगे और इसका एनवायरनमेंट पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं प्रोटेस्टर्स ने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई परमिशन नहीं थी लीगली ये एक्शन लेने के लिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुडिस केस है और 16 अप्रैल इसकी अगली तारीख है। अब प्रोटेस्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि हमारा भारतीय संविधान एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बोलता है और कौन से ऐसे भारतीय कानून हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको फॉलो करना। संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिन्होंने इंटरप्रेट किया है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसी के तहत ही सिटीजन्स PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है कि इन्वायरमेंट पे कोई खतरा हो रहा है। वही संविधान के अंदर ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों की ड्यूटी लगाते हैं कि उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना होगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि कौन से ऐसे भारतीय कानून हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कानून है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट वर्क शुरू करने से पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की परमिशन लेनी होती है और इसके तहत ही उसको कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन भी करना होता है। सपोज किसी फॉरेस्ट लैंड में 1000 पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसको दूसरी जगह पर 1000 पेड़ प्लांट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसी दूसरा कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके तहत उसको क्लियरेंस लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल मिनिस्ट्री से। तीसरा कानून है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसका उसको पालन करना होता है। चौथा कानून है शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जिसमें ग्राम सभा जो विलेजेस होती हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करना होता है और उनका प्रोटेक्शन करना होता है उनके लाइवलीहुड का। और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसका जो है राज्य सरकारों को पालन करना पड़ता है कोई भी ऐसा एक्शन अंडरटेक करने से पहले, जैसे TN गोदावरन की एक जजमेंट है बहुत ही लैंडमार्क। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बेसिस पर ही और एक EIA नोटिफिकेशन 2006 के बेसिस पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। अब दोस्तों, यूँ तो हमारा संविधान और भारतीय कानून इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँचा है। दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, जहां पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, जिसमें कहा जाता है कि 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड का नुकसान हुआ और अराउंड 1.5 लाख पेड़ काटे गए। दोस्तों भाई, झारखंड की बात करें तो वहाँ पर कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक 50,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड का नुकसान हो चुका है। वहीं अरावली रेंजेस की बात करें तो वहाँ पर 30% फॉरेस्ट कवर उसका कम हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। अब दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट ऐसे भी हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स को जो है अपने प्रोजेक्ट कैंसिल करने पड़े और हम एनवायरनमेंट को बचा पाए। तो सबसे पहली मूवमेंट थी चिपको मूवमेंट, जो 1970 से 1980 के बीच में हुई थी उत्तराखंड और यूपी में, जहाँ पर एक विलेज में जब पेड़ काटने के लिए अथॉरिटीज़ आती हैं तो वहाँ के विलेजर्स जो हैं पेड़ को हक करके खड़े हो जाते हैं और ये फेमस हो जाती है पूरी नेशन वाइड और वर्ल्ड की कुछ मूवमेंट्स भी इससे इंस्पिरेशन लेती हैं। इसी मूवमेंट के बाद 1980 में PM इंदिरा गांधी डिसाइड करती हैं कि 15 साल तक कोई भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा हिमालयाज़ में 1000 मीटर्स की रेंज में, हिमालय एरिया से। वही दूसरी मूवमेंट की बात करें तो साइलेंट वैली मूवमेंट था, जहां पर एक डैम बनना था केरला में। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिसीजन को रोल बैक कर लेती है और उसको एक नेशनल पार्क घोषित कर देती है। अभी रिसेंट का एग्जांपल है RA मूवमेंट में, जहाँ पर मेट्रो कार शेड बनना था और बहुत सारे पेड़ कटने थे। वो प्रोटेस्टर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसके खिलाफ लिखते हैं। तो उसके बाद जो है जब सरकार बदलती है तो राज्य सरकार वो जो मेट्रो कार शेड है उसको शिफ्ट कर देती है दूसरी जगह पे।
आप दोस्तों समझते हैं कि आप एज अ सिटीज़न क्या कर सकते हैं अगर आपके एरिया में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस कर रहा है या फिर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब जैसे हमने समझा कि संविधान में आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से इंटरप्रेट किया है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो आप PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं उस एक्शन के अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसमें सामने वाले इंसान को जो ये एक्ट कर रहा है गैरकानूनी तरीके से, उसको 25 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब NGT में भी केस फाइल कर सकते हैं, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 6 महीने के अंदर वो डेट ऑफ वायलेशन से। आप RTI भी फाइल कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में या वो अथॉरिटी के अंदर जो वो एक्शन डिटरमाइन कर रही है कि वो किस बेसिस पर ये एक्शन कंडक्ट कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि जब भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जाता है, बहुत लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की जाती है और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं, तो उसके इन्वायरमेंट पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला लॉस होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ के एनिमल्स और वहाँ के प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और कुछ प्लांट्स और फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं जो लिमिटेड स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं उस फॉरेस्ट में। दूसरा होता है सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। तीसरे नुकसान की बात करें तो कार्बन रिलीज। जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं, जब उनको काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एयर क्वालिटी रिड्यूस होती है। हम पॉल्यूशन की बात करते हैं कि हमारे देश में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, उसका भी एक रीज़न ये है कि इन्वायरमेंट को हम लोग टेक केयर नहीं कर रहे हैं और इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज पर भी असर पड़ता है और पब्लिक हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जब लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो पब्लिक हेल्थ पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और आप भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, या फिर इनका बैलेंस कैसे क्रिएट हो सकता है। आपके व्यूज़ में जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।